ठीक है, नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, तो उसी प्रैक्टिस सेशन में ये नेक्स्ट सेशन है और बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप पीछे जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन्हें देख रहे होंगे, तो इसको भी ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। 11-12 सवाल होंगे इसमें। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लगा के सीधे सवाल पे बात करते हैं बेटा। सीट का पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता हो तो बताइए उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, हम आपको समझाते हैं बेटा। सवाल ये कह रहा है, एक दुकानदार है जो 4 टॉफ़ियाँ बेचता है, 4 टॉफ़ियाँ बेचता 1 रुपये में। 1 रुपये में अगर वो 4 टॉफ़ियाँ बेच देता है तो उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो उसे लाभ हो जाता है 75%। तो उसे 75% लाभ होता है। 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेच देता है तो उसे 75% लाभ होता है। तो ये बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी। कुछ नहीं करना बेटा, 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेच रहा है, 4 टॉफ़ियाँ बेचता है, 4 टॉफ़ियाँ बेचता है 1 रुपये में, तो उसे क्या हो रहा है, 75% का प्रॉफिट हो रहा है। 75% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा 175% में जा रही होंगी उसकी वस्तु। ठीक है भाई, अगर 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेच दी उसने तो उसे 75% का प्रॉफिट होगा। 100 वाली वस्तु 175 में जा रही है, तो वो यहीं लिख दो बेटा। 4 टॉफ़ियाँ बेचने पर 75% लाभ है, तो 4 टॉफ़ियाँ गुणे 175 कर दिया। अब कह रहे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आप टोटल 100% रख देते। बस यहाँ वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदता था ये पूछा, तो कैंसिल आउट करो बेटा। 2500 को 100 हो गया, 25 7 175 हो गया, 4 से 4 कैंसिल करो बेटा। इसका मतलब 1 रुपये में 7 टॉफ़ियाँ खरीदता था वो। ठीक है ना। कभी कभी इस तरह का एक और सवाल हो गया बेटा, कभी कभी इस तरह का एक और सवाल पूछता, मान लीजिए कि 1 रुपये में, कभी कभी पूछेगा बेटा आपसे 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर, मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल पूछे आपसे कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर उसे 20% हानि होती है, सपोज दैट बेटा। ठीक है ना, 20% क्या होता है, हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। ऐसा भी कभी सवाल पूछेगा, यही सवाल है। इसी सवाल को अगर ऐसे मान लीजिए पूछा जाए कि नहीं, यहाँ तो उसने पूछा कि 1 रुपये में कितनी क्रय करता है, कितनी खरीदता था। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 रुपये में 12 बेचता है तो 20% की हानि होती है। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। कुछ नहीं करना आपको, 1 रुपये में 12 बेचता है बेटा, 12 बेचने पर उससे क्या हुआ, 12 बेचने से 20% की हानि हुई। जैसे यहाँ लिख रहे थे 4 बेचने पर उसे 75% लाभ हुआ, वैसे यहाँ 12 बेचने पर 20% हानि हुई, तो बेटा 80 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना भाई। और आप 1 रुपये में कितनी बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो बेटा यहाँ लिख दो। इसे कैंसिल करो बेटा, 12 से 12 कैंसिल कर दो। इसका मतलब 1 रुपये में 8 बेच दे, उसे प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। यहाँ उसने बाद में प्रॉफिट नहीं पूछा, यहाँ आपसे सिर्फ क्रय मूल्य पूछा, तो हमने 100 लिख दिया। ठीक है ना भाई। अब 100 से कैंसिल आउट कर दिया बेटा, तो इसका मतलब 1 रुपये में 7 खरीदी उसने और 1 रुपये में 4 बेच रहा, तो 75% का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आपको समझ में। चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत आती है कहीं कॉन्सेप्ट में समझने में तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। ठीक है, 20% की कमी हो गई बेटा, 20% की कमी हो गई, तो 20% लिख लिया बेटा। और 20% का वृद्धि हो गई। 20% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे, 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। तो अंडे का घटा हुआ भाव क्या, बढ़ा हुआ भाव क्या बेटा, कैंसिल कर दो इसे। ये हो गया बेटा 5, इसे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर आप इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 2.4 रुपये। ठीक है भाई, 2.4 रुपये प्रति अंडे का भाव है। सवाल आपसे पूछ रहा था कि प्रति दर्जन भाव बताओ बेटा। प्रति दर्जन माने 12 पे, तो अगर प्रति दर्जन आपसे जानना चाहता है बेटा, गुणा कर देते 12 से, तो हो जाएगा 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 28। ये हो गया आपके लिए बेटा 28.8 रुपये प्रति दर्जन उसका भाव है।
ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है भाई। 20% लिख दिया, 20% भाव वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई तो 24 रुपये में 2 अंडे मिलने लगे कम। तो 20% गुणा 24/2, यहाँ से देख ले प्रति अंडे का भाव 2.4 रुपये हो गया है। और आपको पूछा है कि 12 एक दर्जन का बताओ, तो 1 दर्जन से गुणा कर दो 12 से बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना है बेटा 15%, लंबाई 15% बढ़ानी है और चौड़ाई को 10% बढ़ाना है, चौड़ाई को 10% बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये पूछा आपसे। आपको कुछ नहीं करना, लंबाई को 15% बढ़ाना है, 115 हो गया बेटा, ठीक है ना। चौड़ाई को 10% बढ़ाना है तो 110 कर दो अपॉन 100, ठीक है ना। ये कैंसिल करो बेटा, यहाँ 11 × 5 = 55, 5 लगा 5, 11 × 11 और 5 16, 1 बचा, 11 × 11 और 1 12, 10 का भाग करोगे, ये हो गया बेटा, ये हो गया। बढ़कर जो एरिया 100% था वो बढ़कर 126.5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 100 से जितना एक्स्ट्रा होगा उतनी वृद्धि हो गई, तो आ जाएगा बेटा 26.5% हो गया आपके लिए आंसर, 26.5% हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है ना। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर शेयर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो क्विट कर सकते, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर आप चाहते बेटा तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं आपको, फ्रैक्शन से कर लेते हैं आप। जैसे मान लीजिए 15% है बेटा, 15% को लिखेंगे 15% लिखेंगे बेटा 3/20, 3/20। तो इसका मतलब पहले अगर किसी की लंबाई 20 थी बेटा तो बाद में 20 पे 3 बढ़ जाएगी तो 23 हो जाएगी। और अगर चौड़ाई की बात करें बेटा, चौड़ाई में 10% की वृद्धि करनी, 10% बना बाई 10 है बेटा, तो अगर पहले 10 थी तो अब हो जाएगी 1 की वृद्धि हो जाएगी, 10 पे 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी। यहाँ से अगर आप LV क्षेत्रफल जानोगे बेटा तो ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई बेटा 200 हो गया। और यहाँ अगर जानोगे लंबाई गुणा चौड़ाई 11 × 33 की 3 से लगा 3, 11 दूनी 22, 3 25, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब देखो आप क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 53 यूनिट बढ़ गया, 53 बढ़ गया, 200 पे 53 बढ़ गया, ठीक है ना भाई, 200 पे 53 बढ़ गया। इसको अगर 100% की बात करो तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये कैंसिल हो गया, 2 बार में 2 से भाग दे दो बेटा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्का 12 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। इसका मतलब एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा बेटा 26.5%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इधर से भी इसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर हो तो लाभ बताइए। ठीक है भाई, किसी का कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके सेलिंग प्राइस का 80% है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप ये समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस का 80%, सेलिंग प्राइस का, ये कॉस्ट प्राइस है बेटा, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, सीधे लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, बोले सेलिंग प्राइस का 80%, मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 80 रुपये है। अगर आपने वस्तु 80 की खरीदी है और आप बेच रहे हैं 100 की बेटा, तो लाभ कितना होगा, तो आपको सर 20 का प्रॉफिट हो गया। 80 पे 20 का प्रॉफिट है, बताइए कितने % बनाइए, काट दो बेटा, 20 को 80, 4 से काट दो बेटा, 25%, उसका प्रॉफिट हो गया बेटा 25%। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है। अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस 100 होगा, तो प्रॉफिट कितना, 80, 100, 20 का प्रॉफिट है, 80 पे 20 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा कितना, 25% प्रॉफिट है उसे। सिंपल, एकदम से बहुत आसान है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप बताओ। ठीक है बेटा, आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है बेटा, इनका अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है, और आपको दे रखा है इसका एरिया दे रखा था बेटा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 500 वर्ग मीटर। यहाँ से अगर आप x मान लेते हैं, मान लीजिए, तो लंबाई हो गई 5x और चौड़ाई हो गई 4x, ठीक है ना बेटा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई
और वो आप इसके बराबर लिख देते 500। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा तो ये आ जाएगा कितना, 20x² इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से x² बराबर निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा अपॉन 20। इसे आप अगर कैंसिल आउट करोगे बेटा तो x² बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 25 का वर्गमूल, तो x बराबर 5 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। आपसे पूछा बेटा परमाप बताओ, इस आयत का परमाप बताओ। तो परमाप आप समझते हैं बेटा, परमाप होता है क्या, 2l + v, ये परमाप होता है, ठीक है ना। तो 2l की वैल्यू अगर हम चाहो तो यहाँ रख देते हैं आप 5, तो यहाँ से कर लेते 25 और 20, नहीं तो अभी यहाँ आप सीधे लिख दो, ये बेटा 5x है, ये 4x है, ठीक है, 5 4 9x, 9 दूनी 18x इसका परमाप बना बेटा। और 18x x का मान कितना, 5, तो हो जाएगा कितना, 90 मीटर। आंसर हो गया आपका 90 मीटर, ठीक है ना भाई, 90 मीटर हो गया। कहीं नहीं समझ में आता तो आप बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं बेटा कि इस जगह पर नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा से बताने की, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप दोबारा कमेंट कीजिए बेटा, हम दोबारा बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा जो बेटा वीडियो है इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा आपसे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए, तो आपने लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। हाँ, अगर अच्छा लग रहा सेशन तो, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, अगर वो ठीक लग रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। आपका जो लाइक और शेयर है ना वही हौसला अफजाई करता, बस उसी के लिए पढ़ा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए 6वां सवाल बेटा, यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन समान वार्षिक दर से 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये सवाल है बेटा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। बात साधारण ब्याज की है, साधारण ब्याज की बात है। तो कॉन्सेप्ट आप कहीं भी जहां पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि साधारण ब्याज जो है ना प्रतिवर्ष कैसा लगता है बेटा, सेम लगता है। साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान लगेगा, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, मान लीजिए हम आपसे ये कह दें बेटा कि हमने, चलिए 1 रुपये धन है आपके पास, धनराशि 1 रुपये है, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि 1 रुपये आपके पास धनराशि है और ये धनराशि 3 गुनी हो जाती है। तो अगर 1 रुपये से 3 गुना होना है इसका, और 3 गुना हो जाती है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 1 रुपये से 3 गुना हो जाती राशि, 3 रुपये हो जाती, 3 गुना बोला है ना, तो 3 रुपये हो जाती है कितने समय में, 8 वर्षों में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आप इन 8 वर्षों में कितना ब्याज लग गया, तो आप कहोगे सर 2 रुपये ब्याज लग गया, 2 यूनिट ब्याज हो गया। 1 रुपये 3 गुने हो गए, 2 ब्याज के हो गए बेटा। तो 2 ब्याज लगने पर 8 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर हम ये कह दें, क्योंकि चूंकि बात सिंपल इंटरेस्ट की है, साधारण ब्याज की बेटा, तो प्रतिवर्ष सेम लगता है। तो जब 8 साल में यहाँ 2 रुपये लग गए तो अगली बार फिर से 2 रुपये ब्याज लग जाए तो 8 वर्ष फिर लग जाएंगे बेटा, तो 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा एक बार और करते हैं बेटा, अगर फिर से 2 रुपये और ब्याज लग जाए तो आप कहोगे सर फिर से 8 रुपये हो जाएंगे, तो कितने हो गए बेटा, 5 से, मतलब हर बार 2 रुपये बढ़ने में 8 साल लग जाते हैं बेटा। अब आप देखो 1 रुपये था आपके पास और अब आपके पास 7 रुपये हो गए, तो 7 रुपये होने में कितना समय लग गया बेटा, आप कहोगे सर 24 साल लग गए, 24 वर्ष लग गए। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो बताइए ये समझने में कि साधारण ब्याज है ये प्रतिवर्ष सेम लगता है, जब बराबर लगता है तो सेम टाइम पे सेम ब्याज लगेगा। अब 1 से 3 हो गए तो 2 ब्याज के हैं, तो 8 साल लग गए 2 ब्याज होने में, तो 8 साल फिर लग गए 2 ब्याज होने में, फिर 8 साल लग गए 2 ब्याज होने में। अब आप देख लो 1 रुपये से 6 ब्याज हो गया, 7 गुना हो गया, तो 6 ब्याज हो गया ना बेटा, तो 7 गुना हो गया, 7 गुना होने में 8 8 8 24 साल लग गए, ठीक है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखिए ऐसे लिख दो, गुना -1 अपॉन टाइम T1 कर देते हैं बेटा, और इज इक्वल टू लिख देते हैं गुना -1 अपॉन T2 कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। आप इससे सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो देखिए पहले कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 गुना -1 अपॉन टाइम लगता है 8 साल। दोबारा बेटा कितना गुना है, तो आपसे 7 गुना -1 अपॉन, इसका टाइम नहीं पता है, छोड़ देते हैं बेटा, बस इसे कैंसिल करो। यहाँ से करोगे बेटा 2/8 हो गया, और ये हो जाएगा बेटा 6/T2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप T निकालोगे तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 2 से कैंसिल करो बेटा, ये हो गया 8 या 24 वर्ष,
ठीक है ना बेटा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं अगर उधर कोई प्रॉब्लम आती। वैसे तो ये एकदम इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, ठीक है ना। आगे आपको समझ में। चलिए हाँ, कमेंट कर दीजिए बेटा, कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरे 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि इनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या होगी। अच्छा, ये प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना, 1/4 के बराबर बोला है बेटा, ठीक है ना। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक है, 3 का औसत दिया बेटा, औसत कितना दिया है 60। 3 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है। अब कह रहा पहली संख्या, ये कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज को समझना बस, अगर आप लैंग्वेज समझ गए बेटा तो बहुत आसान है। कह रहा पहली संख्या शेष 2 संख्याएं, ये 2 बची बेटा, दूसरी और तीसरी, ये 2 संख्याएं बची। बोले शेष इन दोनों संख्याओं के योग, पहली संख्या इन दोनों संख्याओं के योग का 1/4 है। ये सवाल है, ये लाइन लिखी उस पर। ये लाइन जो है ना अर्थमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर पहली संख्या है ना शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है, शेष 2 संख्याओं का योग का 1/4 है पहली संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का योग 4 है ना बेटा तो पहली संख्या 1 है, इसका मतलब यही होता है, ठीक बेटा। तो अब आप यहां से देखो बेटा, अगर पहली संख्या 1 है और इन दोनों का योग 4 है तो टोटल योग बना बेटा 5 यूनिट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों संख्याओं का योग 5 यूनिट है, इन दोनों का 4 और इसका 1, तो तीनों का मिलाकर 5 यूनिट योग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, एवरेज की तरफ से देखो बेटा, योग 3 संख्याओं का अगर औसत 60 है तो योग होगा क्या, राशियों का औसत गुणे उनकी संख्या, यही वो योग होता है। तो यहां से बेटा देखो 1 यूनिट का मान निकाल लो आप। जब 5 यूनिट का मान 60 गुणे 3 है तो 1 यूनिट का मान 60 गुणे 3/5 करोगे, ये कैंसिल करो बेटा, 12×3 = 36 आ गया। 1 यूनिट का मान 36 हो गया बेटा। और आपसे पूछा है तो पहली संख्या बताइए। अब पहली संख्या कितने अनुपात है, 1 अनुपात है, 1 यूनिट है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36। इसका मतलब पहली संख्या 36 है। पहली संख्या क्या है बेटा 36 है। यहाँ कोई दिक्कत हो बता दो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहली संख्या जो है ना बेटा, पहली संख्या शेष दोनों संख्याओं के योग का 1/4 है। अगर इनका योग 4 है तो पहली संख्या 1 है, तो दोनों का योग 4 और इसका 1, तो तीनों का योग हो गया 5। और यहाँ से तीनों का योग औसत गुणे राशियों की संख्या योग होता है बेटा, तो यहाँ से योग कर लिया। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 36। अब 1 बराबर 36 तो आपसे पूछा पहली संख्या बताइए, और वो है कितनी, 1 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। आगे होगा समझ में। चलिए 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है। उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात क्रमशः 8:9 हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए पहले तो आपको एकदम बेसिक बताते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्ट सा तरीका का आप इधर से भी कर सकते हैं। चलो देखो, दूध और पानी का अनुपात दिया था बेटा, पहले दूध और पानी का रेशियो दे रखा है इसने, वो है 4:5, ठीक बेटा। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल बना 9 यूनिट, 9 अनुपात, और सवाल में टोटल क्या दे रखा है बेटा, तो वो दे रखा है आपको 162 लीटर। तो माने 9 यूनिट का मान 162 लीटर है, तो यहाँ से कह सकते हैं सर 1 यूनिट का मान हो जाएगा, 9 का भाग दे दो बेटा, 9 से 9 × 9 हो जाएगा, 9×8 = 72, ठीक है। 1 यूनिट का मान 8 लीटर हो गया। तो अगर 1 बराबर 8 तो 4 बराबर 18 जो को 72 लीटर, ये 72 यूनिट है बेटा, और ये 90 यूनिट है, 90 लीटर है, ठीक है ना। इस मिश्रण में दूध 72 लीटर है और पानी 90 लीटर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ तक तो आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आगे कह रहा है बेटा कि अब इसमें कितना लीटर दूध डाला जाए उनका अनुपात 8:9 हो जाए, ठीक है ना। अभी दूध और पानी का अनुपात 4:5 था, तो यहाँ से हमने जान लिया बेटा इसमें दूध 72 लीटर है और पानी 90 लीटर है। अब सवाल करा है दूसरी कंडीशन कि दूध और पानी का अनुपात 8:9 हो जाए,
ठीक है। और ये अनुपात कब हो जाए, जब इसमें कुछ दूध और डाल दिया जाए। तो इसका मतलब पानी नहीं डालना है, पानी जितना पहले उतना ही रखना है। तो इसका मतलब पानी बेटा देखो पहले कितना था 90, तो यहाँ 90 पानी 90 लीटर, 9 बराबर 90 कर दो बेटा। तो अगर 9 यूनिट का मान 90 लीटर बनेगा तो 8 यूनिट का मान 80 लीटर बनेगा बेटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा बताओ, ये दूध है, पहले दूध कितना था 72, अब अगर आपको ये रेशियो 8-9 रखना है तो अब दूध होना चाहिए आपके पास कितना बेटा 80 लीटर। इसका मतलब दूध कितना मिलाना पड़ेगा, तो आप 72 80 कह सकते हैं सर 8 लीटर मिला दो, आंसर होगा बेटा कितना मिला दो 8 लीटर मिला दो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से हमने दूध और पानी निकाल लिया बेटा, दोबारा में फिर से दूध और पानी रख दिया, पानी में चेंज कुछ करना नहीं, तो पानी जितना यहाँ था उतना ही रख दो। तो 90 यूनिट 90 लीटर के 9 यूनिट 90 लीटर के बराबर है, तो 8 यूनिट 80 लीटर के बराबर होगा बेटा। पहले 72 लीटर था, अब 80 लीटर है, 8 लीटर मिल गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा देखिए, इसे आप बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए दूध और पानी का रेशियो आपको दे रखा था इसने, ठीक है ना, और दूध और पानी का पहला रेशियो 4 और 5 है। इधर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला ही कंडीशन। दूसरा कह रहा था कि अब बदल जाए, अगर दूध मिला दिया है तो रेशियो 8 और 9 हो जाए, ये कह रहा था। एक बात समझिए बेटा, इसने दूध और पानी का रेशियो 4-5 है, इस 4-5 को 8:9 में कैसे बदला? तो आपको सर 4-5 को 8-9 में बदलना था, तो कैसे बदला गया? बोले दूध मिलाया गया। तो चलिए एक बात समझिए बेटा कि अगर पहले दूध 4 था और अब दूध 8 है, तो दूध मिलाएगा तो परिवर्तन होना चाहिए। तो ये तो समझ में आया हमें, कोई दिक्कत नहीं कि दूध मिलाएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन पानी 5 था, पानी अब 9 हो गया, पानी तो मिलाया ही नहीं गया। तो जब पानी नहीं मिलाया गया तो पानी बढ़ कैसे गया? तो इसका मतलब ये कि पानी जो है ना वो सेम रहना चाहिए। तो पानी को सेम कर दो बस। अगर आप पानी सेम करोगे बेटा तो यहाँ आपको 9 का गुणा करना है और यहाँ 5 का करना, तो यहाँ भी 9 से करोगे बेटा और यहाँ 5 से कर दो। अब देखो बेटा, ये दोबारा लिख देते हैं, इस पूरे को दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया बेटा 36 और ये हो गया 45, ये हो जाएगा 45 और ये हो गया 40। कोई दिक्कत? अब नई कंडीशन ये है बेटा, अब आप देख लो टोटल, ये दूध है ये पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना बना? टोटल मिश्रण देखो बेटा 6 और 5 11 हो गया, और ये 4 3 7 और 1 8 यूनिट बना। टोटल मिश्रण 8 यूनिट बना, ठीक बेटा। सॉरी, टोटल मिश्रण जो है वो 81 यूनिट हो गया। टोटल हो गया 81 यूनिट बेटा, 36 और 45 81 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 81 यूनिट टोटल मिश्रण है, जबकि सवाल में टोटल मिश्रण दे रखा है बेटा 162 लीटर। तो अगर 81 यूनिट 162 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट का मान बेटा 2 लीटर के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है, अब आप देखो दूध पानी तो सेम रहा बेटा, दूध मिलाया गया तो दूध पहले 36 था अब 40 हो गया। कितने यूनिट मिला बेटा? 4। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो 4 गुणे 2 करोगे बेटा, ये हो जाएगा 8 लीटर। कितना हो जाएगा? 8 लीटर। तो आप इसे इधर से भी कर सकते हो बेटा, वहां से भी कर सकते हो और यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। जो भी आपको अगला सवाल देखिए, कह रहा एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया, ठीक है। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 हो तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? ठीक है बेटा, चलिए लड़का है और लड़कियां हैं। एक विद्यालय में लड़का और लड़कियां हैं जिनका रेशियो दे रखा था बेटा 5:2। 5:2 इनका रेशियो है। अच्छा, यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी बनी बेटा? तो आप कहोगे सर 5 और 2 7, टोटल 7 अनुपात बना, 7 यूनिट बना, ठीक है ना। और सवाल में टोटल हैं कितने? टोटल विद्यार्थी 420 हैं। तो अगर 7 420 है बेटा तो 1 यूनिट का मान हो गया बेटा 60। 7 6 42 कट गया बेटा। 1 यूनिट का मान 60 विद्यार्थी, 1:60 विद्यार्थी के बराबर है। अगर 1:60 विद्यार्थी के बराबर है तो 5 अनुपात बेटा, तो आप कहोगे सर ये हो गए 300 विद्यार्थी। लड़के हो गए 300 और लड़कियों को देखोगे बेटा तो लड़कियां हो गई 120, लड़का लड़कियां दोनों हो गए। अब इसमें कह रहा था कि लड़कों का 1/5 भाग ने हिस्सा लिया, तो बेटा लड़के हैं 300, इनका 1/5 तो वो हो गए 60,
और लड़कियों का 1/8, तो वो हो गए बेटा 15। कैंसिल आउट करोगे बेटा, 15 हो गए, ये काट दोगे तो 60 हो गए। अब इन लोगों ने भाग लिया है, लड़कों का 1/5 भाग लेने वाले हैं बेटा, भाग लेने वाले लड़कों का 1/5 और लड़कियों का 1/8, तो इन लोगों ने भाग लिया। टोटल मिलाकर कितने लोगों ने भाग लिया, तो हो गए बेटा 75 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़का और लड़कियां मिलाकर 75 विद्यार्थी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे होगी बात समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक, चलिए बेटा अगला सवाल देखिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 11 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं बेटा, इजी है, देखिए ध्यान से। ए और बी दो लोग हैं जो काम करते हैं। ए काम समाप्त करता है 10 दिन में, ए 10 दिन में करता है और बी इसे 11 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया बेटा तो वो हो गया 110। ठीक है ना, 110। अब क्या करना है, एफिशिएंसी जान लेते हैं बेटा। अगर ये 110 काम 10 दिन में करता है तो पर डे 11 यूनिट काम करता है। ठीक है ना, और ये 110 काम करने में 11 दिन लेता है तो पर डे इसका काम हो गया 10 यूनिट। ये पर डे 10 यूनिट करता है। ये एफिशिएंसी होती है बेटा, क्षमता होती है। ठीक है ना, इसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं। किसी के द्वारा एक दिन में किया गया काम जो है ना वो उसकी इफिशिएंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता। तो ए की क्षमता 11 काम करने की और बी की क्षमता जो है ना वो 10 काम पर डे करने की है। अब सवाल कर रहा है कि कार्य दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, लगातार काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, जब काम समाप्त होना था उससे 3 दिन पहले छोड़ देता बी। तो इसका मतलब जब आपकी क्षमता 10 काम करने की, आप पर डे 10 पत्थर फेंकते हैं, 10 यूनिट काम करते हैं और आपने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब आप अपने कितना काम छोड़ गए? तो आप कह सकते हैं सर आप अपना 3 दिन में 30 यूनिट काम छोड़ गए। आप 10 यूनिट काम रोज करते हैं और आपने छोड़ दिया कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो 10-10 3 दिन के छोड़ गए तो मैंने 30 यूनिट आप काम छोड़ गए। बस इस बी के द्वारा छोड़े हुए काम को टोटल काम में ऐड कर दो बेटा। 110 और 30 हो गए कितने? 110 और 30 ये हो गया बेटा 140 यूनिट। बस यही काम अब दोनों से करवा दो। ये 11 करता और ये 10 करता है, दोनों मिलाकर कितना करेंगे? 21। ये काम दोनों से करवा दो। कितना दिन लगेगा बेटा? कैंसिल करो, 7 या 21 हो गया, 7 दूनी 14, 20 हो गया। 3 का भाग दे दो बेटा, 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे 6 सही 2/3 दिन में, 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है बेटा, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, आ जाना चाहिए समझ में, कुछ है नहीं। जितना काम आप छोड़ के गए ना उतना काम और ऐड कर दो, दोनों से करवा दो। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए बेटा। कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी एक टीम में, 12 खिलाड़ी बेटा जिनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, कह रहा यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब 12 लोग तो थे, अब कप्तान और जोड़ दें बेटा, तो अब हो गए कितने लोग? 13 लोग। तो औसत आयु कितनी होती है? बोले 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब तब औसत आयु 26 हो जाती है। ठीक है, कप्तान और प्लस 12 खिलाड़ी सब मिला के 13 लोग हो गए। 13 की 26 है, कप्तान छोड़ दो, 12 लोग हैं तो 25 है। सवाल करा तो कप्तान की कितनी आयु है ये पूछा आपसे। तो एक तो आप ये कॉन्सेप्ट बेटा कि यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं, 13 गुणा 26 कर दो, ये सभी लोगों का योग आ जाएगा। फिर 12 गुणा 25 कर दो, ये योग आ जाएगा बेटा खिलाड़ियों का, कर देते हैं। ठीक है ना बेटा, तो 13 6 78 की 8 हासिल लगा, 7 हो गए, 13 दूनी 26 और 7 33 हो गए बेटा ये। और यहाँ से देखो 12 5 60 हासिल लगी 6, 12 दूनी 24 6 30। ठीक बेटा, यहाँ से देखो अब ये
338 योग है 13 खिलाड़ियों का, जिसमें 12 खिलाड़ी और 13वां कप्तान, और ये 12 खिलाड़ी। तो 13 के योग में से 12 का योग आप माइनस करोगे तो बच जाएगा आपके पास कप्तान, वो है कितने साल का, 38 साल का। ठीक बेटा, अब इसी को यहाँ कर लेते हैं, बिल्कुल इजी। यहाँ देखो एक्चुअली होता क्या बेटा, जब हमसे एक व्यक्ति की उम्र पूछे तो यहाँ हम सबका गुणा कैलकुलेशन कर रहे हैं, योग निकाल रहे हैं सबका, फिर यहाँ सबका योग निकाला, फिर इस योग में से ये योग माइनस कर दिया। हम यहाँ सीधे कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट ऐसा ना, डेविएशन होता है बराबर होता है, मतलब कोई ज़्यादा तो उसे कम करना, कोई कम है तो उसे ज़्यादा करना, दोनों को लेवल करना। तो यही आप ये यहाँ समझते हैं बेटा। देखो टोटल 13 लोग हैं मान लीजिए, और हर व्यक्ति कितने का है, 26 वर्ष का। उनमें से 12 लोग जो हैं वो 25 के, माने इन टोटल जो सबका एवरेज है ना, उससे इन 12 का एवरेज 1 वर्ष कम है, 1 वर्ष कम है। 12 लोगों में 1 साल कम हो जाता है, जबकि सब 13 लोग हैं। 13 लोग हैं बेटा, हर व्यक्ति कितने साल का है, 26 साल के। लेकिन ये जो 12 लोग हैं वो 25 के हैं। इसका मतलब इन हर व्यक्ति में 1 साल एक्स्ट्रा नहीं हो गया, तो 12 लोगों में 12 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 12 जो एक्स्ट्रा ना, इससे ये कहा, तो जब इन 12 लोगों में 1 एक्स्ट्रा है, तो निश्चित है बेटा ये जो एक आदमी है ना कप्तान, उसमें कुछ ना कुछ, सॉरी यहाँ 1 कम है, तो यहाँ कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। इन 12 लोगों में 1 कम है बेटा, क्योंकि सबका था 26 और इनका है 25, तो 12 में 1 की कमी आई। तो 12 में जब 1 कम हुआ, तो फिर वो कम वाला जो 1 कम हो गया, जो यहाँ छोड़ दिया गया, सब 26 है, ये 25 है, तो 1 छूटा ना सबका, तो वो 1 है कहाँ, फिर कहाँ जाएगा, तो जो एक संख्या छूट गई उसमें ऐड हो जाएगा। तो 12 लोगों में 1 की कमी आई, तो टोटल 12 की कमी है, तो 12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 कम है, तो यहाँ 12 प्लस होगा बेटा, इससे 12 प्लस कर दो, 38 हो गया। ये कप्तान 38 का है, कितने का है, 38 का है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए बेटा, नहीं तो वहाँ आप कैलकुलेशन कर ले, गुणा कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए आप हमें समझने की। ठीक, ये सेशन लगातार रहेगा बेटा, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि यूपी पुलिस के लिए पूरा सेशन टोटल फ्री बैच लाएंगे बेटा यूट्यूब पर, सभी सब्जेक्ट, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट फ्री बैच रहेगा यूपी पुलिस का, ये बहुत जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए थैंक यू, लगातार बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा सेशन को। थैंक यू।